Hello friends, hello G, hello and welcome everybody. Welcome to this wonderful Wednesday of the month of April. उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों के मई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने परसों दैट इज़ मंडे को जीएसटी एग्जाम्शंस का रिवीजन स्टार्ट किया था और मैंने आपके साथ एक परसों मंडे को एक क्लास करी थी, कल एक ट्यूसडे को क्लास करी थी और आज थर्ड क्लास वेडनेसडे को हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा यूज़ ऑफ रोड्स एंड यूज़ ऑफ ब्रिजेस एंट्री नंबर 23 से। तो इसके पहले हम लोग एंट्री नंबर 22, 22A ये सारी एंट्रीज कर चुके हैं। लास्ट क्लास में जो सबसे बड़ा टॉपिक हम लोगों ने किया था दैट वाज GTA और उससे पहले हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाला, अगेन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक्स में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहा हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, व्हाट्सअप करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग ये सेशन में आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक यूज़ ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। सड़क को यूज़ करते हैं, ब्रिजेस को यूज़ करते हैं जिसके लिए टोल टैक्स चार्ज किया जाता है। अब जो टोल है इस टोल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम था बूट, BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। तो बूट का कंसेप्ट, बूट का प्रिंसिपल हम लोगों ने अप्लाई करा था और बूट के प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर ये वाला कंसेप्ट आया था टोल टैक्स का। और टोल टैक्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई GST चार्ज नहीं होने वाला है। ये वाला कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास ये ऑलरेडी हम लोग अपनी मेन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। उसी को अगर मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ, सड़क के इस्तेमाल के लिए, किसी प्रकार के ब्रिज के इस्तेमाल के लिए अगर कोई टोल चार्जेस चार्ज किए जाते हैं तो उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो सड़क बनाई है या ब्रिज बनाई है वो टोल चार्जेस चार्ज करती है, लेकिन टोल की कलेक्शन करने के लिए अगर उन्होंने ये काम किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है और वो थर्ड पार्टी जिसने ये ब्रिज बनाया है, रोड बनाया है, उस व्यक्ति के लिए या उस पर्सन के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी टोल की कलेक्शन कर रहा है जिसकी वजह से उस थर्ड पार्टी को कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो उस रेम्यूनरेशन के ऊपर GST लगेगा, वहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन पिछली बार का एक अमेंडमेंट है, पिछले एग्ज़ाम का एक अमेंडमेंट है और वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, उनको सामान से लोड किया जाता है उनकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा, जिसको हम लोग ओवरलोडिंग कह देते हैं। तो अगर ओवरलोडेड ट्रक्स हैं तो ओवरलोडेड ट्रक जब टोल चार्जेस या टोल गेट क्रॉस करते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जाता है। इट मे बी ट्वाइस द नॉर्मल चार्ज, इट मे बी थ्राइस द नॉर्मल चार्ज एंड सो ऑन। तो ये जो ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स द नॉर्मल टोल चार्जेस अगर चार्ज किया जा रहा है तो उस अमाउंट के ऊपर भी देयर विल बी नो GST। इस बार का एक कंसेप्ट आया और कंसेप्ट ये है कि अगर टोल फास्ट टैक्स के थ्रू चार्ज किया जा रहा है तो क्या उसके ऊपर GST लगेगा। तो सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया कि फास्ट टैक्स के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई टोल चार्ज नहीं किया जाएगा। सो वी हैव दिस एंट्री नंबर 23, वी हैव दिस एंट्री नंबर 23, वी हैव दिस एंट्री नंबर 23A। हम लोग ये दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो 23A है उसके अंदर ये है कि अगर टोल चार्जेस की बात करें तो वो वन टाइम कलेक्शन होता है कि अगर आपने टोल क्रॉस करा तो आपसे वो चार्ज कर लिया जाता है अमाउंट, और 24 आवर्स के लिए है, अगर आपने आना जाना दोनों के लिए किया है तो 24 आवर्स के लिए आपसे अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पे मंथली बेसिस के ऊपर कोई पास क्रिएट कर दिया जाता है तो आप उस मंथली बेसिस के पास को यूज़ करके n नंबर ऑफ टाइम्स टोल को क्रॉस कर सकते हैं। आपसे चार्ज कोई पैसा ऊपर और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा, तो वो पास है उसी का पैसा होगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा और कुछ पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो पास वाला सिस्टम है क्या इसके ऊपर GST लगेगा। अगेन द आंसर इज नो, इसके ऊपर भी कोई GST चार्ज नहीं होगा। दैट इज योर एंट्री नंबर 23A। और टैक्सेबल सर्विसेज में जो लिखा हुआ है
टोल की कलेक्शन अगर आउटसोर्स कर दिया जाता है तो वो वाला पॉइंट भी मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो एंट्री नंबर 23A इज बेसिकली टोल चार्जेस, नो जीएसटी। एंट्री नंबर 23 के अंदर ही ओवरलोडिंग के बारे में लिखा हुआ है। अगर 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स सबको चार्ज किया जा रहा है एक्स्ट्रा पैसा ओवरलोड की वजह से, तो उसके ऊपर भी कोई देयर विल बी नो जीएसटी। और इसी प्रकार से अगर कोई फास्टैग्स, जो फास्टैग्स हैं और अगर वो फास्टैग यूज़ नहीं कर रहा है और अगर उसे टोल के टाइम पे डबल पैसा चार्ज किया जाता है या कुछ एडिशनल पैसा चार्ज किया जाता है फास्टैग्स ना यूज़ करने की वजह से, तो उसके ऊपर भी देयर विल बी नो जीएसटी। देन एन्युटी वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है और मैंने आपके साथ कलेक्शन वाला पॉइंट भी अभी अभी डिस्कस कर ही दिया है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मिस बिल्कुल नहीं करना है आपने। देन हम लोग जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैंने क्लासेस के अंदर भी ये बात बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, बिजली बनाना, बिजली जनरेट करने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसे मैन्युफैक्चर माना जाता है। दैट इज टू बी रिगार्डेड एज ए मैन्युफैक्चर। लेकिन उस बिजली को फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना और फिर ट्रांसमिशन के बाद उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज दैट जनरेशन और या फिर मैन्युफैक्चरिंग, और उसके ऊपर फिर जीएसटी अप्लाई हो सकता था। लेकिन फिर हमारी सरकार ने एंट्री नंबर 25 मेंशन किया और 25 में इन्होंने मेंशन कर दिया कि सब जो ट्रांसमिशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। दैट हैज़ बीन रिगार्डेड एज एन एग्जेम्प्टेड सर्विस। तो ये मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसी से रिलेट करते हुए एक एंट्री नंबर 10A आ जाता है और 10A ये कहता है कि अगर कोई फार्मर है जो अपनी ज़मीन के ऊपर ट्यूबवेल लगाना चाहता है, अगर फार्मर है और अपनी ज़मीन पर ट्यूबवेल लगाना चाहता है पानी का एक्सट्रैक्शन करने के लिए, ज़मीन से पानी का एक्सट्रैक्शन करने के लिए अगर वो ट्यूबवेल लगा रहा है, तो ट्यूबवेल को चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो अगर बिजली की लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन उसके खेत तक बिछाई जाती है और उसके बदले में उस किसान से कुछ चार्ज किया जाता है पैसा, तो उस चार्ज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा, एग्जेम्प्ट किया गया है एंट्री नंबर 10A में। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और केसेस हैं जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जीएसटी लगेगा। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? अगर कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, RWA है, और वो जो RWA है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, अगर वो किसी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बिजली सप्लाई कर रही है जिसके लिए वो पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से अगर कोई जनरेटर सब प्रोवाइड किया जाता है, जनरेटर सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है, और जनरेटर की सर्विसेज हैं जिसके लिए कोई रेंट चार्ज किया जाता है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। और बाकी की सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर दी हैं। RW वाला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एंड सो ऑन। One of the very important concepts is the concept of RBI, the Reserve Bank of India. पहले हम लोग ये पढ़ा करते थे, पिछले एग्जामिनेशन तक हम लोग ये पढ़ा करते थे एंट्री नंबर 26 में, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी भी सर्विसेज देगा वो सारी की सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है और किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अब वहाँ पे एग्जेम्पशन ना हो के वहाँ पे टैक्सेबिलिटी कर दी गई है, और अब ये पोजीशन है कि आरबीआई जब कोई सर्विसेज देगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब मन में क्वेश्चन आता है कि साहब आरबीआई की कौन सी सर्विसेज होंगी? तो भाई बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इकोनॉमिक सर्वे की सर्विसेज देते हैं। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है एक दिन पहले, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से बैंक्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बहुत सारे दूसरे कमर्शियल बैंक्स को चेक क्लियरिंग की सर्विसेज देता है। तो वहाँ पे चेक क्लियरिंग जो अगर हो रहा है या इस प्रकार की और कोई सर्विसेज हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली पहले जीएसटी एग्जाम था, लेकिन अब उसके ऊपर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। देन हमारे पास एक कंसेप्ट था कि साहब अगर आरबीआई कोई सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, अगर आरबीआई कोई सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है जो कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेट करता है, तो उसके ऊपर जीएसटी जो है वो टैक्सेबल, जो जीएसटी है वो चार्ज नहीं होगा, एग्जेम्प्ट किया जाएगा अगर सर्विसेज इंपोर्ट का केस है।
लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि टैक्सेबल है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज विच आर गिवन बाय आरबीआई दे हैव बीन मेड टैक्सेबल, और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। तो आरबीआई से रिलेटेड मैंने आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, और ये जो एग्जांपल है ये आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात का ये ध्यान रखिएगा, जैसे किसी कंपनी के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सिटिंग फीस या रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी लगा देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऐसे ही होगा। क्या होगा यहाँ पे ये होगा कि साहब अगर कोई आरबीआई की जो गवर्निंग कमेटी है, उस आरबीआई की गवर्निंग कमेटी के अंदर अगर कोई मेंबर है जो कि इंडिपेंडेंट मेंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। तो मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी अगर कोई सर्विसेज दे रहा है जिसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, तो इस पे जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। और यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो आरसीएम पे लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड चार्ज पे नहीं है, वहाँ पे आरसीएम है। और उसके आरसीएम की वजह से जीएसटी कौन पे करेगा? आरसीएम की वजह से जीएसटी पे करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक हो गया, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। देन हमारे पास आता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेट करते हुए क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं कि अगर आपने किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने कोई पैसा उधार लिया है, लोन लिया है, जिसके बदले में आप कोई इंटरेस्ट पे करेंगे या फिर किसी तरह के चेक्स वगैरह के या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्काउंटिंग के चार्जेस हैं, तो ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि अभी मैंने इंटरेस्ट कहा, तो जिन सभी ट्रांजैक्शंस में कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा, लेकिन बाकी हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी होगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई और कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो मैं कहूँगा भाई आप जो और सोच सकते हो वो सब कुछ। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी बैंक में आपने एक लॉकर ले रखा है किराए पे, और लॉकर के अंदर आप अपने पर्सनल जो वैल्यूबल्स हैं आप उनको रखते हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी के पेपर रखे हों, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने कोई गोल्ड वगैरह रखा हो, कुछ सरप्लस कैश कई बार हम लोग लॉकर में रख देते हैं, हालांकि वो अलाउड नहीं होता है बट हम लोग रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग लॉकर के अंदर रख रहे हैं तो फिर डेफिनेटली लॉकर का रेंट बैंक वाले हमसे चार्ज करते हैं। तो जो लॉकर का रेंट है, उस लॉकर के रेंट के ऊपर जीएसटी लगेगा, उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। और इस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक और अगर हम लोग बात करें, बैंक्स में हम लोग फॉरेन करेंसी का सेल परचेज करते हैं, तो अगर बैंक ने कोई फॉरेन करेंसी पब्लिक के साथ एक्सचेंज किया है, मतलब पब्लिक ने या तो खरीदा है या पब्लिक ने बेचा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे, उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, फॉरेन करेंसी में एग्जम्पशन कब है? जब बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ फॉरेन करेंसी का सेल परचेज कर रहा है। अगर बैंक आरबीआई से सेल ले रहा है, दे रहा है, और अगर बैंक ने किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर के साथ सेल परचेज करा है, तो वहाँ पे सब जगह पे एग्जम्पशंस हैं। लेकिन जहाँ पे भी जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो गई, आम जनता जनार्दन इन्वॉल्व हो गई, तो वहाँ पे एग्जम्पशन नहीं होगा फॉरेन करेंसी का, वहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। सो दिस इज़ योर एंट्री नंबर 27। ये कहता है कि साहब अगर कोई लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, डिपॉजिट्स हैं, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा अगर उसका कंसिडरेशन इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट या इट इज़ इन द नेचर ऑफ डिस्काउंट। इसी प्रकार से फॉरेन करेंसी की मैंने अभी आपको बात बताई, अगर फॉरेन करेंसी है और उसका सेल परचेज बिटवीन बैंक्स हो रहा है, बिटवीन ऑथराइज्ड डीलर्स हो रहा है, या बिटवीन बैंक एंड ऑथराइज्ड डीलर हो रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। जहाँ पे जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होगी वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, साथ में मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको इससे दिए हुए हैं। एंट्री नंबर 27A, काफ़ी टाइम पहले याद होगा जब प्रधानमंत्री साहब ने हमारे नोटबंदी करी थी, तो नोटबंदी के टाइम पे इन्होंने ज़ीरो बैलेंस के खाते खुलवाए थे लोगों से,
जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर जितने भी सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स थे, तो जितने भी सेविंग्स अकाउंट खोले गए थे उनकी सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। देन एंट्री नंबर 34 आपको बता रहा हूँ। एंट्री नंबर 34 में आपको बताया था कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के ऊपर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की मशीन इंस्टॉल करवाता है और वो उस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ सामान बेचता है, तो उस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जो मशीन के थ्रू ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारा का सारा पैसा पहले बैंक के पास जाता है और बैंक बाद में वो पैसा दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन बैंक वाले ऐसी ट्रांजैक्शंस के केस में कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं विच वेरीज फ्रॉम 0.5%, 0.8% to 1% to 1.5%, in very seldom cases 2%। अब ये जो चार्जेस हैं ये चार्जेस उस ट्रांजैक्शन पे लगेंगे जो ट्रांजैक्शन 2000 रुपये या 2000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो 2000 रुपये से कम की ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर चार्जेस चार्ज नहीं होते हैं। अब अगर ये जो चार्जेस लग रहे हैं, क्या इन चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस, इन चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगेगा अगर वो अमाउंट जो गुड्स का सेल परचेज का अमाउंट है वो 2000 रुपये से ज़्यादा हो, ट्रांजैक्शन अमाउंट 2000 से ज़्यादा हो। अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट 2000 से कम का है या 2000 का है तो फिर वहाँ पे जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा वहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो एक न्यूज़ हम लोगों ने बार बार सुनी और वो ये थी कि यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी अब चार्जेस लगेंगे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आधी अधूरी बात हमने सुनी और आधी अधूरी बात हम लोगों ने सीखी। कंसेप्ट ये है कि जब यूपीआई के थ्रू हम लोग पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने यूपीआई को क्रेडिट कार्ड के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है या अगर आप अपने यूपीआई के थ्रू कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने वॉलेट में से, तो वहाँ पे चार्जेस हैं। लेकिन बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन पे देयर आर नो चार्जेस एप्लीकेबल। तो ये सारी बातें एंट्री नंबर 34 के अंदर हैं जो मैंने भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। देन इससे रिलेट करते हुए मैंने बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हुए हैं एंड एग्जांपल नंबर 219 मैंने आपको दिया हुआ है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि कौन से केस में क्या होगा। इनफैक्ट मैंने रिपो और रिवर्स रिपो के ट्रांजैक्शंस के बारे में भी आपको बताया हुआ है यहाँ पे। देन एंट्री नंबर एग्जांपल नंबर 220 मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, 221 है, 222, 223 तक के ऐसे बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, क्लास के अंदर भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये इंश्योरेंस बिजनेस का जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए। आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा इसको छोड़ने का। हालांकि ये बात भी आपको बता देता हूँ, अभी हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले, कुछ एग्जाम्स पहले, ये इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ गया था। उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? इस वजह से कह रहा हूँ छोड़ने के लिए क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस का ये जो टॉपिक है इसके अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप चाह के भी उसको याद नहीं कर पाओगे और एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसको रिकॉल कर पाना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे इंश्योरेंस स्कीम्स के नाम दिए हुए हैं, ये सारे के सारे इंश्योरेंस स्कीम्स के नाम दिए हुए हैं। आप देखिए उसके बाद यहाँ पे एंट्री नंबर 35 पे तो कमाल है, ये सारे इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। इन इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। Now, do you seriously believe this thing that any student of a normal caliber can learn all these insurance schemes? I would say no. I would say no कि कोई भी एक नॉर्मल काबिलियत का व्यक्ति इन सबको याद नहीं कर सकता है और शायद आप भी नहीं कर पाएंगे। और अननेसेसरी स्ट्रेस लेना और सब कुछ करना, तो इट्स बेटर इसको छोड़ दीजिए और छोड़ के आगे चलिए। और उसके बाद फिर एंट्री नंबर 36 में भी है
फिर 36A, 37, 38, 40, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, आप इसको आराम से स्किप कर सकते हैं। देन हमारे पास एक टॉपिक आता है, दैट इज द सर्विसेज बाय अ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करती हैं। उदाहरण के तौर पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक अगर हमारे पास है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने भी इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज़ हैं, उन सभी कंपनीज को रेगुलेट करते हुए हमारे पास एक बॉडी आती है जिसका नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, उन सभी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन बॉडीज के, इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो सर्विसेज हैं वो पहले एग्जेम्प्ट हुआ करते थे, लेकिन अब इस बार इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी और ऐसी बॉडीज़ हैं जिनको एग्जेम्प्ट ही रखा जाएगा, GST नहीं लगेगा। जैसे ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, NCCCD, CMPFO, NPS, इन सब के सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। तो जो पहले एग्जेम्प्ट थी लेकिन अब टैक्सेबल कर दी गई हैं वो है 3, एक है IRDA, एक है सेबी और एक है FSSAI। तो इनकी सर्विसेज जो है ये टैक्सेबल हो जाएंगी। बाकी सब कुछ पहले भी एग्जेम्प्ट था और आज भी एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर हमारे पास आता है इंटरमीडियरी सर्विसेज। इंटरमीडियरी का मतलब आप लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इंटरमीडियरी का मतलब होता है somebody who is a middleman, जिसको हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं बिचौलिया। तो बिचौलिया या मिडिलमैन की जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल है एंड उन सभी सर्विसेज पे RCM भी एप्लीकेबल है। अब बिचौलिए की कौन कौन से सर्विसेज हैं और किस किस को एग्जेम्पशन दिया गया है और किस किस को टैक्सेबल किया गया है, आओ जरा एक बार वो देख लेते हैं। ज़्यादातर बिचौलिए की सारी सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल सर्विसेज हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे एग्जेम्पशन है एक बार मैं आपके साथ वो डिस्कस कर देता हूँ। एंट्री नंबर 39 है, एंट्री नंबर 39 है। तो सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्सन इन देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटी शैल बी एग्जेम्प्ट। ये सारी की सारी एग्जेम्पशन दी गई हैं। अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है या कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है जो किसी बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है फॉर द अकाउंट्स विच आर लोकेटेड इन द रूरल ब्रांचेज ऑफ अ बैंक, तो उन अकाउंट्स को रिलेट करते हुए कोई सर्विसेज है तो वो एग्जेम्प्ट रखी गई हैं, टैक्सेबल नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर है और उसने आगे फर्दर अपना कोई सब कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है लेकिन रूरल एरिया में सर्विसेज है तो वो एग्जेम्प्ट है। अर्बन में होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कुछ सर्विसेज टैक्सेबल सर्विसेज हैं, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी सर्विसेज टैक्सेबल है। इसी प्रकार से कोई सेलिंग एंड मार्केटिंग एजेंट है लॉटरी टिकट का तो सर्विसेज टैक्सेबल है। कोई ब्रोकर या सब ब्रोकर है स्टॉक ब्रोकर का तो सर्विसेज टैक्सेबल है। अगर कोई कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर कोई मेंबर है तो उसकी सर्विसेज को टैक्सेबल किया गया है। सिम कार्ड बेचने वाले या वाउचर्स बेचने वाले जो मिडलमैन हैं उनकी सर्विसेज को भी टैक्सेबल रखा गया है और इन सभी केसेस में RCM के प्रोविजन भी अप्लाई हो जाते हैं। एक हम लोगों ने एंट्री नंबर 39A किया था, जहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका हम लोग नाम दिया है गिफ्ट सिटी। दिस इज़ गिफ्ट सिटी, तो GIFT गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी के अंदर बहुत सारे IFSC हैं। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं IFSC जो हैं इनकी सर्विसेज जो होंगी उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो उससे रिलेट करते हुए गिफ्ट सिटी के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई थी। और अब यहाँ पे आ जाता है RCM। इंश्योरेंस एजेंट की जो सर्विसेज हैं वहाँ पे RCM है। रिकवरी एजेंट की सर्विसेज में RCM है। और अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग DSS की बात करें तो DSS में RCM है। बस एक बात का ये ध्यान रखिएगा, DSA के केस में RCM उस केस में लगेगा जहाँ पे कोई DSA एक इंडिविजुअल DSA हो, सोल प्रोप्राइटर हो।
अगर डीएसए कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है तो वहाँ पे आरसीएम नहीं है, फिर वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम लोग इंश्योरेंस एजेंट की बात करें तो इंश्योरेंस एजेंट किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस एजेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो। इसी प्रकार से रिकवरी एजेंट में कोई भी रिकवरी एजेंट हो सकता है। और लेकिन डीएसए के केस में इट हैज़ टू बी एन इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर। देन हमारे पास आता है कि साहब अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है, बैंकिंग कंपनी है, तो वहाँ पे भी आरसीएम के प्रोविजंस हैं और किस तरीके से हैं वो डिस्कस किया हुआ है मैंने आपके साथ। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में भी आरसीएम के प्रोविजंस हैं एंड देन सो ऑन, ऐसे इसी प्रकार से आ गया। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो कंसेप्ट है हमारे पास लीगल सर्विसेज का। लीगल सर्विसेज मतलब लॉयर की सर्विसेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो लॉयर्स हैं या जो लॉयर्स की पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और लॉयर्स पर भी आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सीनियर एडवोकेट्स, और बहुत अच्छे तरीके से क्लास में आपको बताया था कि एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है। ख़ास तौर पे उनके ड्रेस कोड का फ़र्क होता है, उनके काम करने के तरीके में फ़र्क होता है। वो सारी बातें क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करी हुई हैं। तो अगर लीगल सर्विसेज की बात करें तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट्स का, या अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल एडवोकेट है तो उनके सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। कौन कौन से सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी? पहला, अगर कोई एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट है जो कि लीगल सर्विसेज दे रहा है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर कोई बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी जा रही है तो टैक्सेबल है, लेकिन बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी और को सर्विसेज दी जा रही हैं तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगी, उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। अगर किसी ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी जा रही हैं जिसका पिछले साल का टर्नओवर एग्जेम्पशन लिमिट से कम था तो एग्जेम्पशन है। और इसी प्रकार से अगर ये सर्विसेज कोई एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट दे रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को, तो उसको भी एग्जेम्प्ट रखा गया है, टैक्स नहीं लगेगा। आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आपको ये भी याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारे एक एडवोकेट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट सर्वजीत के मामले में रिप्रेजेंटेशन किया था, प्रेजेंट किया था केस को, और मेरे ख्याल से कुलभूषण यादव के केस में भी था। और उन्होंने जो फीस चार्ज करी थी वो सिर्फ ₹1 की फ़ीस चार्ज करी थी। उस ज़माने की बात है जब सुषमा स्वराज वॉज द फॉरेन मिनिस्टर। सुषमा स्वराज मैडम की डेथ हो गई है, तो जब वो फॉरेन मिनिस्टर तो उस समय की बात थी ये वाली। देन सर्विसेज बाय सीनियर एडवोकेट, लेकिन सीनियर एडवोकेट होता कौन है वो डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि सीनियर एडवोकेट कौन होगा। लेकिन सीनियर एडवोकेट की जो सर्विसेज है वो एग्जेप्ट रहेंगी अगर वो किसी व्यक्ति को सर्विसेज दे रहा है जो कि एक बिजनेस एंटिटी नहीं है। अगर बिजनेस एंटिटी है और पिछले साल का टर्नओवर एग्जेम्पशन लिमिट से कम का था, और इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को अगर सर्विसेज दी जा रही हैं तो वो भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी, टैक्सेबल नहीं होगा। अगेन उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मैंने आपको यहाँ पे ये भी डेफिनेशन दी हुई है कि भाई सीनियर एडवोकेट होता कौन है, या लीगल सर्विसेज कौन कौन से सर्विसेज को लीगल सर्विसेज कहा गया है। ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कस की हुई है, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़रूरत नहीं है। आरसीएम यहाँ पे डेफिनेटली लगेगा। एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट के जो केसेस हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ पे आरसीएम है, डेफिनेटली आरसीएम है। और आरसीएम के हिसाब से जीएसटी है और इसको करके जाइएगा अच्छे से। आरसीएम उस केस में लगेगा जहाँ पे सर्विसेज देने वाला कोई एक इंडिविजुअल एडवोकेट है, या वो सीनियर एडवोकेट है, या कोई पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स है। सर्विस लेने वाला कोई बिजनेस एंटिटी हो जो कि इंडिया के अंदर टैक्सेबल टेरिटरी में हो, जो कि लिटिगेंट है, एप्लीकेंट है, या फिर एक किसी प्रकार का पटिशनर है। सप्लाई और सर्विसेज होंगी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या लीगल लॉ से रिलेटेड, और जीएसटी का रेट उसके ऊपर 18% का है। देन हमारे पास अगेन एग्जाम्पल्स। और ये चैप्टर का ब्यूटी यही है कि एग्जाम्पल्स बहुत हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में
then you will land yourself in a big trouble. बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे हैं तो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास आता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स का. ट्रिब्यूनल्स के केस में भी ऐसा ही होगा. जो जीएसटी है वो चार्ज कुछ केस में होगा, कुछ केस में नहीं होगा, और वहाँ पे जिन केसेस में जीएसटी लगेगा वहाँ पे फिर उसके आरसीएम के प्रोविजंस वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं. तो मैंने आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में बताया है कि भाई ये सारे केसेस हैं जहाँ पे एग्जम्पशंस हैं. ये सारे केसेस हैं जहाँ पे एग्जम्पशंस हैं. कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया है? एग्जम्पशंस प्रोवाइड किया गया है उन सारे केसेस में जहाँ पे सर्विसेज आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं जो कि एक बिजनेस एंटिटी नहीं है. तो दूसरी बात ये होगी कि अगर बिजनेस एंटिटी है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी है जिसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो उसकी एग्जम्पशन लिमिट से कम का टर्नओवर है, तो वहाँ पे आरसीएम नहीं होगा, इसी मतलब जीएसटी नहीं होगा. और इसी प्रकार से अगर सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जा रही हैं या गवर्नमेंट एंटिटीज़ को दी जा रही हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा. जहाँ जहाँ पे जीएसटी लगेगा वहाँ पे आरसीएम के प्रोविजन लगाए गए हैं. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज हैं जहाँ पर सर्विसेज लेने वाला कोई बिजनेस एंटिटी है जिसका पिछले साल का टर्नओवर एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा का था, और वहाँ पे 18% के हिसाब से जीएसटी है और आरसीएम है. इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं एंड सो ऑन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमें दिया हुआ है हेल्थ केयर सर्विसेज का. हेल्थ केयर सर्विसेज विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड रिलेटेड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. डॉक्टर की सर्विसेज हैं या हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. तो अगर कोई सर्विसेज वेटरनरी की सर्विसेज हैं, क्लिनिक की सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं, चाहे वो एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड है, तो उनको डेफिनेटली एग्जाम्प्ट रखा गया है. इसी प्रकार से अगर कोई सर्विसेज कॉर्ड ब्लड बैंक की सर्विसेज हैं जहाँ पे वो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने का है, और मैंने आपको क्लास में बताया था ये कॉर्ड ब्लड बैंक्स बेसिकली होते क्या हैं. जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो लेडी और बेबी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ कॉर्ड विच इज़ नोन एज एन एम्बिकल कॉर्ड, और बर्थ के टाइम पर वो एम्बिकल कॉर्ड को कट करके फेंक दिया जाता है, और जिस जगह से उस एम्बिकल कॉर्ड को कट किया जाता है उसको हम लोग वहाँ पे नाभि बन जाती है, जिसको हम लोग बेली बटन भी बोलते हैं. तो ये पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि ये एम्बिकल कॉर्ड जो है ये एक यूजलेस सी चीज़ है, इसको थ्रो कर दिया जाए. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी, हमें ये समझ आया कि ये एम्बिकल कॉर्ड के अंदर बहुत अच्छे स्टेम सेल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अलग अलग प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं. तो अगर एम्बिकल कॉर्ड में से स्टेम सेल्स को निकाल के उनको प्रिजर्व करने की सर्विसेज हैं तो उसके ऊपर जीएसटी पहले एग्जेम्प्ट था, इस बार से उसको टैक्सेबल कर दिया गया है. इसी प्रकार से अगर कोई डॉक्टर की सर्विसेज हैं जो अपनी क्लिनिक में बैठा सर्विसेज दे रहा है, कोई ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई पैरामेडिक्स है, तो फिर वहाँ पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा. एम्बुलेंस की सर्विसेज है तो भी एग्जम्पशन दिया गया है. और इसी प्रकार से मेरे बेटा जो आजकल एक साइंटिफिक तरीके से बात हो रही है जहाँ पे आर्टिफिशली किसी लेडी को प्रेग्नेंट करके और जहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो और बिना उसके अगर लेडी को प्रेग्नेंट किया जाए, और वो सिस्टम जो है उसको आईवीएफ कहते हैं. और बेबी प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो जो सर्विसेज हैं उनको डॉक्टर की सर्विसेज ही माना गया और उनको एग्जाम कर दिया गया है, टैक्सेबल नहीं होगा. साथ साथ में इस बार एक और इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा है, वो ये है कि अगर कोई हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई रूम के चार्जेस 5,000 रुपये से ज़्यादा वाले हैं तो फिर वहाँ पे जीएसटी लगेगा, एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा. लेकिन ये 5,000 रुपये से ज़्यादा का चार्ज अगर किसी आईसीयू के लिए हो रहा है या सीसीयू के लिए हो रहा है या आईसीसीयू के लिए हो रहा है या न्यू नेटल इंटेंसिव केयर है तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा. मोटी मोटी बात की जो आईसीयू की सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट रहेंगी, चाहे उसका किराया 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, टैक्सेबल नहीं किया जाएगा. इसके साथ साथ में रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की जो सर्विसेज हैं उनको एग्जेम्प्ट रखा गया है, पहले से एग्जेम्प्ट है, अब भी वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा.
एक एंट्री नंबर 75 है, इसको इन्होंने पहले एग्जाम रखा हुआ था, अब टैक्सेबल कर दिया है। दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। तो जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी को इंजेक्शन लगाया गया तो उसका जो इंजेक्शन का सिरिंज है वो वन टाइम यूज़ होता है, तो अगर आपने उसको एक बार यूज़ कर लिया तो उसके बाद वो बेकार हो जाता है, सेकेंड टाइम यूज़ उसका अलाउ नहीं होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो कूड़ा करकट है, इस कूड़ा करकट को पहले जब इसका कलेक्शन करके प्रोसेसिंग था तो उसके लिए जो पैसा चार्ज किया जाता था वो पहले एग्जाम था, उसके ऊपर जीएसटी नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर उन्होंने जीएसटी चार्ज कर दिया है। लेकिन एक और चीज़ जो पहले भी टैक्सेबल था आज भी टैक्सेबल है, दैट इज़ टेस्टिंग ऑफ अ न्यू ड्रग्स। और इससे रिलेट करते हुए अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था कि सोनी के ऊपर एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ अवेलेबल है जिसका नाम है ह्यूमन। तो ह्यूमन ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि जो नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं उस नई दवाइयों को बाज़ार में बेचने से पहले, कमर्शियली यूज़ करने से पहले किस तरीके से इंसानों के ऊपर उसका यूज़ किया जाता है। कभी कभार वो लीगल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कभी इलीगल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। उससे रिलेटेड वो पूरी वेब सीरीज़ है, शिफाली शाह उसके अंदर मेन लीड रोल में है। तो बहुत बहुत बढ़िया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिर हम लोग ये बात करते हैं कि जो डॉक्टर की सर्विसेज हैं वो डॉक्टर की सर्विसेज को एग्जाम्प्ट रखा गया है। तो डॉक्टर की कौन कौन सी सर्विसेज और किस प्रकार का डॉक्टर जिसके सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, उससे रिलेटेड पूरा डिटेल में मैंने आपको दिया हुआ है। अगर कोई डॉक्टर एलोपैथी में डील कर रहा है, नेचुरोपैथी में डील कर रहा है, योगा में डील कर रहा है, आयुर्वेदा में डील कर रहा है, सिद्धा में डील कर रहा है, यूनानी में डील कर रहा है, होम्योपैथी में डील कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट रखे गए हैं। आपको याद होना चाहिए आयुष का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था। आयुष के नाम से वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अंदर एक चीज़ ऐसी है जिसको हमेशा टैक्सेबल रखा गया है, जिसको इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम नहीं माना गया है, और वो कौन सा है? वो है हमारे पास रेकी। रेकी एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, और इस वजह से रेकी की जो सर्विसेज है वो टैक्सेबल सर्विसेज हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जो हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके अंदर ये हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्विसेज, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी से रिलेट करता हुआ कुछ है तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। बस एक केस में, सिर्फ एक केस में उसको टैक्सेबल किया गया है, और वो एक केस कौन सा है? वो एक केस में एग्जेम्प्ट किया गया है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक केस में टैक्सेबल किया गया है, और वो एक केस है जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी अगर ब्यूटिफिकेशन के लिए हो रहा है, तो अगर ये ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं है तो फिर डेफिनेटली उसे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर कोई ये सारी चीज़ें, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, अगर ये हो रहा है टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एन एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ अ बॉडी विच इज अफेक्टेड ड्यू टू द कंजेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट, एब्नॉर्मलिटी, इंजरी, ट्रॉमा, तो वो एग्जाम्प्ट रखा गया है। याद होगा मैंने क्लास के अंदर आपको एग्जाम्पल इसका दिया था कि साहब मान लीजिए आजकल बहुत बदमाश लोग हैं, और मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। किसी लड़की के चेहरे के ऊपर तेजाब डाल दिया तो उसकी सारी स्किन जल जाती है, सारी ज़िंदगी के लिए वो अपाहिज हो जाती है लड़की। तो अगर उसकी स्किन का फिर बाद में रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, किसी प्रकार की कोई कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी किया जाए, तो फिर क्या वो एग्जम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये देखें कि बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए अलग अलग तरह से कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरीज करवाती हैं, तो वो टैक्सेबल है। इसी प्रकार से बहुत सारे आपने एक्टर्स, प्रेजेंटर्स को देखा होगा जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। इसमें जो सबसे एक पहला नाम ध्यान आता है दैट इज़ हर्षा भोगले, जो एक बहुत फेमस टीवी कमेंटेटर है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर। तो हर्षा भोगले ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। एक बॉलर थे, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे शेन वॉन,
और जिनकी डेथ हो गई है 1 साल पहले, तो शेन वॉन ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। तो अगर इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर ये सर्विसेज यूज़ हों तो फिर वो टैक्सेबल है, वहाँ पे कोई एग्जम्पशन नहीं है। और अगर ये सर्विसेज यूज़ हो रही हैं फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पसेस, तो फिर वहाँ पे डेफिनेटली एग्जम्पशन दिया जाएगा, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। पैरामेडिक्स की जो सर्विसेज है वो भी एग्जेम्प्ट हैं। पैरामेडिक्स मतलब जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग स्टाफ, उनकी बात हो रही है, वो भी एक्सेप्ट रखा गया है, टैक्सेबल नहीं किया गया है। अगेन आपको कुछ एग्जांपल्स हैं और बड़े अच्छे एग्जांपल्स इसमें मैंने आपको दिए हुए हैं, आप इनको देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत 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 बेनिफिट मिलता है इन सभी एग्जांपल्स को यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, वोकेशन, ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज हमारे पास है। ये डेफिनेटली हमारे लिए सारी सर्विसेज जो हैं वो एग्जेम्प्ट रहेंगी अगर ये रिलेट कर रहा है एजुकेशन से, रिलेट कर रहा है किसी वोकेशनल ट्रेनिंग से, वोकेशनल एक्टिविटी से, किसी प्रकार की ट्रेनिंग या कोचिंग सर्विसेज हैं, तो ये सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं रहेगा। उससे रिलेट करते हुए कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, अलग अलग एंट्रीज में दी हुई है। जैसे एंट्री नंबर 22 की बात करते हैं। एंट्री नंबर 22 ये कहता है कि साहब मान लीजिए किसी व्यक्ति का ये बिजनेस है कि वो किसी स्कूल में अपनी बसेस प्रोवाइड करता है और उन बसेस का यूज़ होता है कि स्कूल वाले उन बसेस को यूज़ करके स्टूडेंट्स को, स्टाफ मेंबर्स को घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो जो ट्रांसपोर्टर है, अगर उस ट्रांसपोर्टर ने कोई बस किराए पे ली है और वो बस अल्टीमेटली फिर आगे स्कूल के अंदर यूज़ हो रही है, तो फिर बस के किराए के ऊपर देयर विल बी नो जीएसटी। दैट इज़ योर एंट्री नंबर 22। और मैंने आपको अपने स्कूल का एग्जांपल दिया था। हमारे स्कूल में कंसल प्राइवेट लिमिटेड की बसेस चलती थी, मैंने उसका एग्जांपल आपको दिया था। फिर जब हम लोग लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं तो लाइब्रेरीज़ में जो लेंडिंग ऑफ बुक्स होता है, जिसके लिए कुछ पैसा चार्ज किया जाता है, वो भी एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। देन सर्विसेज, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे रहा है और कोई स्कूल कॉलेज वाले अगर सर्विसेज दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी मेम्बर्स को, स्टाफ मेम्बर्स को, तो वो एग्जाम्प्ट रखा गया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब है कि नर्सरी से लेके 12वीं तक के जो स्कूल्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसी कोई एजुकेशन जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम चलाते हैं, जैसे सीबीएसई कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो जो स्कूल सीबीएसई का कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उन स्कूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे कोई एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे कोई वोकेशनल ट्रेनिंग्स या वोकेशनल एजुकेशंस दिए जा रहे हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। आईआईएम्स की जो एजुकेशन है, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आईआईएम की सारी एजुकेशन जो हैं वो एग्जेप्ट रहेंगी, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ एक केस पे जीएसटी है। वो एक केस कौन सा है? वो एक केस ये है कि साहब अगर आईआईएम ने अगर कोई एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेट करा है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर उनका कुछ है जहाँ पे पार्टिसिपेंट जो हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उनके इस प्रोग्राम के ऊपर जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से। देन ये डीजी शिपिंग वाला एक कंसेप्ट 2 साल पहले आया था, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपसे इसको छोड़ सकते हैं, और मैंने आपको काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है तो उससे रिलेटेड जो भी एंट्रेंस फीस है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। जैसे आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा है, उससे रिलेट करते हुए अब ये पोजीशन है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने के लिए अब स्टूडेंट को CUET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। पहले होता था कि आपके जो 12वीं में नंबर आए हैं उसके बेसिस के ऊपर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, लेकिन अब 12th क्लास के मार्क्स इममटीरियल कर दिए गए हैं और CUET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। CUET का फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई करें और उसको क्वालिफाई अगर आप करते हैं
तो फिर मेरिट के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाएगा। और सारी यूनिवर्सिटीज़ अब CUET को एक्सेप्ट करती हैं अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए। तो वहाँ पे जो CUET की जो एंट्रेंस फीस है, उस एंट्रेंस फीस के ऊपर कोई GST चार्ज नहीं होने वाला है। देयर विल बी नो GST। ठीक। और इसी प्रकार से अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कोई इसी प्रकार से कोई एक्स स्टूडेंट्स को कोई अगर सर्टिफिकेशन वगैरह देने हैं और उसके लिए अगर कोई पैसा चार्ज किया जाता है तो उसके ऊपर भी GST नहीं लगेगा, जो कि एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्विसेज ले रहा है, अभी तक तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये सर्विसेज दे रहा है तो क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो सर्विसेज ले रहा है तो कौन कौन से सर्विसेज पे एग्जेम्पशंस हैं। अगर ये सर्विसेज ले रहा है तो कैटरिंग की सर्विसेज हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। मिड डे मील से रिलेट होना चाहिए, मिड डे मील से रिलेट होना चाहिए विच आर स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय द गवर्नमेंट। जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो एग्जेम्प्ट है। हाउस कीपिंग सर्विसेज हैं, क्लीनिंग सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, एडमिशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से रिलेटेड सर्विसेज हैं, ऑनलाइन जर्नल से रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो एग्जामिशन दिया गया है। लेकिन उसमें कंडीशंस क्या क्या हैं वो आपको कंडीशंस हमेशा ध्यान रखनी होंगी। तो ये सब कुछ हम लोगों ने किया और अच्छे से किया था। और इसी प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, जैसे NSDC के जो कोर्सेज हैं वो एग्जेम्प्ट रहते हैं। बहुत सारी डिटेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको दिखना होगा। देन यू आर नॉट सपोज टू लर्न एंट्री नंबर 70, 71 आपको याद नहीं करनी है, बट अगर आप वैसे एक बार देख लें तो डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर जो है वो उनकी सर्विसेज को एग्जेप्ट रखा गया है। इसी प्रकार से जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की सर्विसेज हैं वहाँ पे भी एग्जेम्पशन दिया गया है। और साथ साथ में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि इस बार एग्ज़ाम में आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एंट्री नंबर 80 के। ये कहता है कि साहब अगर किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग या कोचिंग की सर्विसेज हैं जो कि रिलेट करती हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर, जो कि आर्ट्स कल्चर से रिलेट करता है, और वो सर्विसेज देने वाला अगर कोई इंडिविजुअल है तो एग्जामिशन मिलेगा। अगर इंडिविजुअल सर्विसेज नहीं दे रहा है तो फिर एग्जामिशन नहीं है, फिर वहाँ पर टैक्सेबिलिटी आ जाती है। और इसी प्रकार से अगर कोई ट्रेनिंग या कोचिंग है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग के ऊपर एग्जामिशन तब मिलेगा जब वो जो ये ट्रेनिंग दे रही है ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12AA एंड 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इस बार का लेटेस्ट अमेंडमेंट है, अच्छे से करके देगा। कुछ मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। सी इंस्टीट्यूट के नाम के मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे नवंबर 2011 में एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। और बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम के अंदर के क्वेश्चंस हैं, तो आप इन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, आपको इनमें बहुत 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 फ़ायदा होगा। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे अपनी 3rd क्लास कंप्लीट करी है, जहाँ पे मैंने आपको काफ़ी कुछ करवा दिया। अब जो हमारी कल थर्सडे को 4th क्लास है, उसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सर्विसेज जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर किस तरीके से क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं और कैसे, तो हम लोग कल इसको करेंगे थर्सडे को। और मेरे को लगता है कि शायद फ्राइडे को हम लोग अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं होगा कोई बात नहीं, सैटरडे को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आज यहाँ तक, बाय बाय एंड टेक केयर। अगेन एज आई हैव बीन सेइंग दिस थिंग, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, डाउट्स अपने इकट्ठे कर लीजिए, मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लीजिएगा। आई विल बी डेफिनेटली रिस्पॉन्डिंग टू योर कॉल्स एंड टू योर मैसेजेस। टिल द टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।